लेकर के कितनी जिंदगी चलाएंगे। पैदा लिया, लोन लेकर के बाबूजी ने हॉस्पिटल में इलाज कराया, क्योंकि इलाज अब सरकारी नहीं होता है। बड़ा हुआ थोड़ा सा तो लोन लेकर के पढ़ाया, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो लोन लेकर के इंजीनियर बना, और इंजीनियर बनने के बाद नौकरी नहीं मिली तो फिर लोन लिया और एमबीए जाकर के किया, और एमबीए करते करते एमबीए का भी मार्केट वैल्यू घट गया, तो आजकल सेल्समैन का जॉब कर रहे हैं। यही हालत है ना देश की, कि लोन पे आपकी जिंदगी चल रही है। मतलब इंसान पैदा होने से पहले ही डिफॉल्टर बन जाता है। इस देश के अंदर आपको वोटिंग राइट से पहले ही कर्जदार बना दिया जाता है। कैसी इकोनॉमी, कैसा अर्थव्यवस्था, किस तरह का इकोनॉमिक मॉडल पे हमारा देश चल रहा है। अब बताइए, शिक्षा खुद से ग्रहण करें, स्वास्थ्य खुद से ग्रहण करें। आजकल तो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे मोदी जी कहते हैं कि झाड़ू भी खुद ही लगाइए। अब बताइए, शिक्षा खुद से, स्वास्थ्य खुद से, कार लोन लेकर के खुद खरीदें, तो प्रधानमंत्री भी हम लोग खुद ही नहीं बन जाएं? क्या जरूरी है वोट देने की? आखिर सरकार है किस लिए? सरकार ढोल बजाने के लिए है, सूट पहनने के लिए है, जुमलेबाजी करने के लिए है, कि सरकार क्या करने के लिए है? यह बात हमको तय करनी पड़ेगी। और अगर यह बात हम तय करने के लिए तैयार नहीं है, पूरी उम्मीद है कि हम लोकतंत्र को नहीं बचा पाएंगे। और लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लोकतंत्र इस देश में नहीं रहेगा तो मैं कह देना चाहता हूं, ये देश इतना डाइवर्स है, बंगाल के अंदर ही अलग अलग बंगाली बोली जाती है, अलग अलग बांग्ला भाषा है। बिहार से जो सटा हुआ उसमें थोड़ा बिहारी का प्रभाव होता है, उधर आसाम से जो सटा हुआ उस पर एसमिस का प्रभाव होता है। इतने डाइवर्स कंट्री के अंदर अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो क्या होगा? क्या इस देश के अंदर एक राष्ट्र, एक नेता और एक दल की पॉलिसी चल सकती है? कभी नहीं चल सकती है, कतई नहीं चल सकती है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। और लोकतंत्र के पक्ष में अगर हम खड़े होते हैं तो हमको आरएसएस के खिलाफ बोलने के लिए जरूरी है, और आरएसएस के खिलाफ अगर हम बोलते हैं तब तो सेडिशन में जेल जाना भी जरूरी है। इसीलिए जब इनके ट्रोलर ट्विटर और फेसबुक पे गाली देते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपके ऊपर सेडिशन ना लगाएं, आपको जेल ना डालें, आपके ऊपर गोली ना चलाएं, आपके ऊपर जूता ना फेंकें, तो आप समझ लीजिए कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ नहीं रहे हैं। और एक और आलोचना मैं करना चाहता हूं कि आजकल हमारे लेफ्ट के नेताओं पे जूता नहीं फेंका जा रहा है। लेफ्ट के नेताओं पे जूता फेंका जाना जरूरी है, तभी ये माना जाएगा कि वो मैदान में लड़ रहे हैं। ये बात बहुत जरूरी है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कम्युनिस्ट पार्टी के स्ट्रक्चर को, कि मंच पे खड़ा होकर के भाषण देकर के ताली ले लेना आसान होता है, और जब क्लास में बिठा करके क्लास ली जाएगी तो वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग भी वो कहावत सुने होंगे कि बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जुआ अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। ये आजादी की जो लड़ाई है वो सिर्फ बाहर के लिए नहीं है, अंदर के लिए भी है। अंदर भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे, क्योंकि समाज को बेहतर बनाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को हमको आगे बढ़ाना है, और ये लड़ाई इसलिए जरूरी है कि ये लड़ाई मानवता को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई के बारे में कभी भी हमको शुद्धतावाद का शिकार नहीं होना है, क्योंकि शुद्धतावाद ने हमारे पूरे के पूरे आंदोलन को चौपट कर दिया। कई बार तो ऐसा लगता है कि मार्क्स भगवान है, और कम्युनिस्ट पार्टी का जो ऑफिस है वो मंदिर है, और सेक्रेटरी जो है वो पुजारी है। वो जिसको टीका लगाएंगे वो लेफ्ट होगा, और जिसको टीका नहीं लगाएंगे वो लेफ्ट नहीं होगा। इस तरह के शुद्धतावाद से हमको बचने की जरूरत है। ये हम और आप तय नहीं करेंगे कि कौन लेफ्ट है, या इस देश की जनता तय करेगी कि कौन लेफ्ट है। और हमको लगता है कि जो लोग यथास्थितिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो इकोलॉजी को बचाने के लिए लड़ रहे हो, चाहे वो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हो, चाहे वो महिलाओं के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हो, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों को अधिकार दिलाने के लिए, मुआवजा दिलाने के लिए लड़ रहे हो,
चाहे वो दलितों के लिए लड़ रहे हो, चाहे वो आदिवासियों के लिए लड़ रहे हो, चाहे वो पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लिए लड़ रहे हो, किसानों या मजदूरों के लिए लड़ रहे हो, विद्यार्थियों या नौजवानों के लिए लड़ रहे हो, वो सब लेफ्ट हैं। अगर इस लेफ्ट की यूनिटी बनती है तो हम राइट को जरूर हरा सकते हैं। ये हमारा विश्वास है, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसीलिए जब हमने जेएनयू में जय भीम लाल सलाम के नारे को बुलंद किया है तो इसके पीछे एक राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण यह है कि अलायंस चुनाव जीतने के लिए नहीं होना चाहिए। अलायंस समाज को बचाने के लिए होना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए अलायंस तो बसपा और बीजेपी में भी हुआ था। अलायंस जीतने के लिए चुनाव तो पीडीपी और बीजेपी में भी हुआ है। अलायंस जीतने के लिए तो बीजेपी और अकाली के बीच भी अलायंस हुआ है। कितना मुश्किल है। अफजल गुरु को जो पार्टी अपना आदर्श मानती है उसके साथ तथाकथित कोट एंड कोट राष्ट्रवादी लोग गोदी में बैठ करके सरकार बना ली है। खालिस्तान के आंदोलन का जो समर्थन किए थे, देश को तोड़ने की जिन्होंने बात की थी, अकालियों के साथ पंजाब में बैठ करके सरकार बना ली है और दूसरे से देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं। सावरकर के चेलों, अंग्रेजों से माफी मांगने वालों, आओ हमारे सामने जरा बैठ करके डेमोक्रेटिक तरीके से डिबेट कर लेते हैं। हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन करते हैं। 1936 में बना, देश के आजादी के लिए संघर्ष किया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ा और आज भी समानता और न्याय के लिए लड़ रहा है। देश के अंदर जो तुम्हारा गद्दारी का इतिहास है वो हम अच्छे से जानते हैं। हम 1936 में बने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 में बना। आजादी के आंदोलन के बाद बताइए, आजादी के आंदोलन का विरासत किसके पक्ष में जाता है? ये आईएसएफ के पक्ष में जाता है कि एबीवीपी के पक्ष में जाता है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और ये लोग, इनका इतिहास क्या है? जब संविधान लिखा गया तो बोले कि संविधान नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ब्राह्मणवादी राष्ट्र बनाना है, जहां ब्राह्मण ब्राह्मण रहे, दलित दलित रहे और महिलाओं को कोई हक और अधिकार नहीं दिया जाए। इसीलिए हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो मनुस्मृति है, हम संविधान को नहीं मानेंगे। एक बात और उन्होंने बोला, कास्टिस्ट होते हैं अंदर से। कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखे हैं संविधान, एक अछूत ने लिखा है संविधान, इसलिए हम संविधान को नहीं मानेंगे। आजकल जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है, तिरंगा झंडा लेकर के रोड पे निकल जाइए, 2 मिनट में आप राष्ट्रवादी बन जाएंगे। तो इन राष्ट्रवादियों से हम पूछना चाहते हैं, जब झंडा समिति ने ट्राई कलर को अपना नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट किया था, तब पूरे देश में घूम घूम करके आरएसएस ने उसकी होली क्यों जलाई थी? ये सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं। ये देश के गद्दार हैं। गांधी से हमारी वैचारिक असहमति हो सकती है, लेकिन ये लोग गांधी की हत्या करने वाले लोग हैं और राम से भी इनको कोई लेना देना नहीं है। असल में ये नाथू राम का मंदिर बनाने वाले लोग हैं। ये बात मैं आपको कह रहा हूं। एक सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूं और इसका जवाब ये नहीं दे रहे हैं। पता चला है कि बंगाल में भी 17% वोट लेकर के आए हैं। अगली बार अगर ये आपके दरवाजे पे आए तो इनको बिठाइएगा, पानी भी पिलाइएगा और पूछिएगा कि राम का मंदिर कहाँ बना रहे हो और कब बना रहे हो। तो कहेगा कि बाबरी मस्जिद में बना रहे हैं। आप में से जो हिंदू होगा उसको कहिएगा कि हम भी हिंदू हैं, हिंदू धर्म की फिलॉसफी पढ़े हैं। हिंदू धर्म तो कहता है कि कण-कण में राम बसते हैं। तो जब कण-कण में राम बसते हैं तो कहीं भी मंदिर बना लो। मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि इनको राम का मंदिर नहीं, राम के नाम पे वोट चाहिए, इसीलिए बाबरी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाना चाहते हैं। और एक बात, ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सपोज कीजिए अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या होगा? हिंदूवादी जो व्यवस्था उसमें क्या होता है? ब्राह्मण के लड़के को अगर किसी दलित की लड़की से प्रेम हो गया तो वो शादी नहीं कर सकता है, और किसी दलित के लड़के को ब्राह्मण की लड़की से प्रेम हो गया तो वो भी शादी नहीं कर सकता है। शादी तो बहुत दूर की बात है, साथ में खाना भी नहीं खा सकता है। इस तरह के समाज में
जहां असमानता और गैर बराबरी को धार्मिक आधार पर सही साबित किया गया हो, अगर वैसा राष्ट्र बन जाए तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि अगर भाजपा शासन में रहेगी तो ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा और दलित दलित रहेगा, तो बताइए हमारे संविधान का क्या होगा? जिस संविधान में कहा गया हम भारत के लोग स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, उस संविधान का क्या? दरअसल उस संविधान को कचरे में फेंक दिया जाएगा और मनुस्मृति को संविधान बना लिया जाएगा। तो आज जेएनयू के अंदर जो लड़ाई लड़ी गई है वो देश बनाम देश की लड़ाई नहीं है, देशभक्ति बनाम देशद्रोही की लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई मनुवाद बनाम लोकतंत्र की लड़ाई है, संविधान बनाम संघवाद की लड़ाई है। और आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस ओर खड़े हैं। और ये बार बार साजिश कर रहे हैं बहुत चालाकी से। इनके मुंह में ये बार बार लोकतंत्र जपते हैं, लेकिन इनके मन में, इनके दिल में हिटलर बसता है। स्वदेशी कहते थे ये कि हम स्वदेशी लेकर के आएंगे। साहब, इनको एक यूनिफॉर्म स्वदेशी नहीं मिला, ये क्या खाक स्वदेशी लेकर के आएंगे? इन्होंने जो ड्रेस की कॉपी की है वो कहां से कॉपी किया है? मुसोलिनी का टोपी चुरा लिया, हाफ फुल पेंट को काट करके हाफ पेंट कर लिया और सफेद शर्ट पहन करके स्वयं के सेवक बन गए। ये जो स्वयं के सेवक बन करके घूम रहे हैं देश के अंदर, इनको क्या लगता है कि इतिहास किसी को मालूम नहीं है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जिनको इतिहास की समझदारी नहीं होती वो इतिहास नहीं बनाते। और इत्तेफाक से मोदी जी इतिहास में फेल कर गए थे, उनका मार्कशीट पब्लिक हो चुका है। दोस्तों, इनका इतिहास हमको पता है और उस इतिहास को हम सिर्फ हॉल मीटिंग करके, भाषण दे करके जनता के बीच में नहीं ले जा सकते हैं। उस इतिहास को हमको घर घर में पहुंचाना पड़ेगा। यहाँ फिर मैं एक बार लेफ्ट की आलोचना करना चाहता हूँ। शिक्षा को जिस तरीके से हमने नजरअंदाज किया ये बहुत घातक है। क्या किया इन्होंने? इनको नाम से कोई मतलब नहीं है, इनको झंडा और बैनर से कोई मतलब नहीं है। 630 संगठन इनका समाज के अंदर काम करता है और आप पहचान नहीं पाएंगे कि आरएसएस कहां है, दिखता कैसा है, आपको नजर नहीं आएगा। ये चुपचाप जनता के बीच शांतिपूर्वक अपना काम करते रहते हैं और समाज में जहर फैलाते रहते हैं। इनका एक स्कूल चलता है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जहां पे ये लोग सुबह सुबह हवन कराते हैं और कहते हैं कि संसार को भगवान ने रचा है। कौन रचा है, नहीं रचा है, ये तो नहीं मालूम, लेकिन विज्ञान में अगर ये सवाल पूछा जाए कि हवाई जहाज कौन बनाया, तो क्या विद्यार्थी को लिख देना चाहिए कि भगवान ने बनाया? अगर विद्यार्थी लिख देगा भगवान ने बनाया तो वो परीक्षा में फेल हो जाएगा। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है समाज का अंदर, ये विज्ञान का इस्तेमाल करके अंधविश्वास को फैलाते हैं। आप सब लोग एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते होंगे और बराबर आपको शुभकामना मैसेज आता होगा और कहता होगा कि वैष्णो देवी की इस मूर्ति को 100 आदमी के पास भेज दीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बहुत बढ़िया, 100 आदमी के पास भेज देते हैं, ऐसा करा दो कि हमारा मोबाइल का बिल माफ हो जाए, तब हम समझेंगे। असली मसला क्या है? मसला ये है कि शिक्षा को कब्जा करके, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चला करके बच्चों के दिमाग के अंदर जहर डालते हैं। और बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तब उसके लिए जगह जगह ये कमल क्लब खोलते हैं और उस कमल क्लब में बिठा करके ये समझाते हैं कि इस देश की दुर्दशा इसलिए ऐसी हो गई क्योंकि मुसलमान गद्दार हैं। बहुत बढ़िया, मुझे कोई बताएगा कि इस देश के अंदर पहला एसासिनेशन महात्मा गांधी का एक हिंदू नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया। गद्दार मुसलमान कैसे है, ये सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। इस देश के अंदर सबसे पहला बम ब्लास्ट खालिस्तानियों के द्वारा किया गया, एक सिख के द्वारा किया गया। मुसलमान गद्दार कैसे, ये सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर एक साजिश रची जा रही है। मैं किसी भी धर्म के फंडामेंटलिज्म का सपोर्ट नहीं करता हूँ। मुझे मालूम है कि कुछ लोग जहां मेजोरिटी में हैं वहां उनको शरिया चाहिए और जहां माइनॉरिटी में हैं वहां उनको डेमोक्रेसी चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी चाहिए तो हर जगह डेमोक्रेसी के पक्ष में होइए। अरब में आपको शरिया चाहिए और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी चाहिए, ये नहीं चलेगा। हम डबल स्टैंडर्ड के खिलाफ हैं। लोकतंत्र जरूरी है,
लोकतंत्र के पक्ष में हमको खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े नहीं होंगे तब तक हम उस अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के हक के लिए नहीं लड़ सकेंगे जिसको हजारों साल से वंचित रखा गया है। इसीलिए दोस्तों, सेल्फ क्रिटिकल होते हुए, एक प्रिंसिपल पोजीशन लेते हुए हमको आरएसएस को एक्सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आरएसएस के खिलाफ उसको एक्सपोज करने के लिए चले हैं तो हमको एक प्रिंसिपल पोजीशन लेकर के आगे चलना पड़ेगा। और आज ऐसी परिस्थिति बनी है कि लोग पॉलिसी पे चर्चा करना छोड़ दिए हैं। कहते हैं कि एफडीआई आएगा, एफडीआई आएगा। एफडीआई का मात्र 15% उत्पादन में जाता है, बाकी 85% जो है वो सट्टा बाजार में लोग बैठ करके खेलते हैं। इस पे हमको सवाल उठाना पड़ेगा, हमको सवाल उठाना पड़ेगा। सब बात तो ठीक है, मंदिर भी बना लीजिएगा, लव जिहाद भी रोक दीजिएगा, आपको 4 बच्चे पे भी जो बोलना है बोल लीजिए, गाय गोबर सब कुछ कर लीजिए। ये बताइए कि काला धन कब वापस आएगा? ये बताइए कि 15 लाख रुपया हमारे खाते में कब आएगा? ये जो नॉन रियल इशू को रियल इशू के साथ लड़ाया जाता है, उस पे हमको एक बेबाक तरीके से बातचीत करनी पड़ेगी। चुनाव जीतकर आए महंगाई खत्म करने के नाम पर और बेचने लगे लव जिहाद। चुनाव जीतकर आए काला धन वापस लाने के नाम पर और बचाने लगे गाय माता को। और मोदी जी कितने साजिश तरीके से, साजिशन नाटक तो बहुत अच्छा करते हैं। आकर के बोले दलितों को मत मारिए, मुझे मार दीजिए। अरे भाई साहब,